सेटअप। हेलो 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 हेलो, सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड मॉर्निंग और सबको प्यार भरा नमस्कार है। तो बिना किसी टाइम गवाए सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा, कहते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। कितने प्रकार, किस प्रकार के अर्धचालक सर? पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हेतु। यहां से सर अर्धचालक का क्वेश्चन पूछता है, गौर फरमाइएगा। और यहीं पर बच्चा आराम से जाके फंस जाता है। करना क्या है सर? ये जो पी प्रकार का अर्धचालक है, ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार का। अर्धचालक कितने प्रकार का जानू? अर्धचालक होता है दो प्रकार का। अर्धचालक दो प्रकार का, एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक और एक होता है सर एन प्रकार का अर्धचालक। एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। अब एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार का अर्धचालक में सर अर्धचालक चतुर संयोजी होता है। अर्धचालक की अगर हम बात करें तो इसकी संयोजकता 4 होती है। अर्धचालक की संयोजकता 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 अर्धचालक की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता संयोजकता 4 होती है। जितने भी अर्धचालक है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये भी क्वेश्चन पूछता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अर्धचालक की चालकता कितनी होती है? 4। सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक की चालकता 4। सिलिकॉन जर्मेनियम या अर्धचालक की चालकता संयोजकता 4, संयोजकता 4, संयोजकता 4, संयोजकता 4। जब 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 त्रिसंयोजी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी 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 मिलाते तब बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। और जब पंच संयोजी मिलाते हैं तब बनता है पंच संयोजी। पंच संयोजी मिलाते तब बनता है सर एन प्रकार का अर्धचालक। त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो बनता है पी प्रकार का, पंच संयोजी मिलाते हैं तो एन प्रकार का। अब यहां इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। इसमें होल्स के कारण धारा, इसमें होल्स के कारण धारा, और इसमें जाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा। इसमें इलेक्ट्रॉन के इस सब क्वेश्चन जितना हम लिख रहे हैं चला बोर्ड पर रिपीटेडली पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा। और अगर इसमें आओगे तो एक और पॉइंट्स में हम चलते हैं, इसके एग्जांपल्स त्रिसंयोजी के कौन कौन है ये पूछता है। अब त्रिसंयोजी के एग्जांपल अगर पूछा जाता है, बोरॉन, बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। और इधर आओगे इसके एग्जांपल पंच संयोजी के जो एग्जांपल हैं, पंच संयोजी के जो एग्जांपल हैं, पंच संयोजी के जो एग्जांपल हैं उसमें आ जाते हैं सर, पंच संयोजी के एग्जांपल में आ जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन से जितने हमने लिखे हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। सेमीकंडक्टर में यहीं से क्वेश्चंस रहते हैं। अर्धचालक की संयोजकता 4 है। पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार में त्रिसंयोजी, जब 4 संयोजकता वाले में 3 संयोजी मिलाते हैं तो पी प्रकार का बनता है, और जब पंच संयोजी मिलाते हैं तो एन प्रकार का बनता है। अब यहां आओगे, इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। इसमें त्रिसंयोजी बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। और पंच संयोजी में आओगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है। जल्दी से इसको लिख लो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी खराब होती है, इसलिए सर एकदम आराम से लिख लेना है। दिल के रास्तों में लिख लिए?
इसमें त्रिसंयोजी मिलाने पर पी प्रकार का, पंच संयोजी मिलाने पर एन प्रकार का, और इसमें होल्स के कारण, उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण, और त्रिसंयोजी अभी पूछने लगा है सर, पहले नहीं पूछता था, लेकिन त्रिसंयोजी का अब एग्जांपल पूछता है। बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पंच संयोजी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। हो गया। अब मामला क्या है सर, इसको आप याद नहीं रख पाते हो। याद नहीं रख पाते तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि अगर हम पी प्रकार में देखें सर, पी प्रकार में देखो, ये एक होता है पी प्रकार का, एक होता है एन प्रकार का। तो गौर से देखोगे तो पी में होल्स है, पी में गौर से देखो ये होल्स है, तो इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। एन फॉर निगेटिव होता है, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। जैसे कहेगा किसमें किसके कारण धारा का प्रवाह होता है, तो कहेंगे पी प्रकार, पी में होल्स है इसलिए इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। एन फॉर निगेटिव, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब अगर हम सर एन की बात करें तो एन का आकार 5 के आकार का है। तुम गौर से देखो, एन का आकार 5 के आकार का है, तो कहेंगे इसमें पंच संयोजी। अगर इसमें पंच है तो इसका मतलब इसमें त्रि होगा। फिर से समझ लो, हम हमेशा ही क्वेश्चन बता दिया करते हैं बच्चों को, क्योंकि यहां प्रॉब्लम होता है। इसमें होल है इसलिए इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह। एन फॉर निगेटिव है, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह। और इसका आकार 5 के आकार का है एन का, इसलिए हम कहेंगे इसमें पंच संयोजी, एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी के कारण धारा का प्रवाह। इसमें हो जाएगा त्रिसंयोजी के कारण धारा का प्रवाह, क्योंकि चार जो होता है वो अर्धचालक का अपना होता है। तो 4 में 5 मिलाओगे तो एन प्रकार है, 4 में 3 मिलाओगे तो पी प्रकार। ठीक है, लेकिन अब इसके एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं, तो एग्जांपल्स को आप जरूर याद रखिए। एग्जांपल्स आप जरूर याद रखिए। बोरोन, बाल गंगा, इंडियन, तिलक। गौर फरमाइएगा जनाब, इधर आ जाइए। पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हैं, तो जैसे पी प्रकार कह दिया तो पी प्रकार हम जानते हैं एन प्रकार होगा तो पंच संयोजी होगा, इसका मतलब पी प्रकार होगा तो त्रिसंयोजी होगा। बता आंसर क्या हो जाएगा? 3 संयोजकता वाली अशुद्धि, और वो 3 संयोजकता वाली अशुद्धि ये है बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ये पंच संयोजी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये होता है पंच संयोजी, ये होता है त्रिसंयोजी। और ये जो शुद्ध अर्धचालक है ये होता है 4 संयोजकता, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और स्टेनम। मेनली कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है। कभी कभी इसी में से पूछ देता फास्फोरस की संयोजकता कितनी, कहेंगे 5। कहेगा आर्सेनिक की संयोजकता कितनी, कहेंगे 5। कहेगा नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, कहेंगे 5। बोरोन की 3, अल्युमिनियम की 3, गैलियम की 3, इंडियम की 3। सर ये वो क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप कह सकते हो, और लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। पी प्रकार के अर्धचालक, पी बोले तो होल्स, पी बोले तो होल्स के कारण धारा का प्रवाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। होल्स के कारण त्रिसंयोजी, एन प्रकार होगा तो एन फॉर निगेटिव, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह, और एन का आकार 5 के आकार का है इसलिए पंच संयोजी। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस पर, इस सर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आता है, लेकिन अब थोड़ा सा सर मामला इसका गड़बड़ कर दिया है। हम ये कह सकते हैं कि चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। चुंबक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई चुंबक और एक होता है अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक और एक होता है अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक होता है जिसमें परमानेंटली मैग्नेट का गुण होता है, उसे हम अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक स्टील का बना होता है या एल्निको का बना होता है, या एल्निको का बना होता है, या अब ऑप्शन बदलने लगा है, या एल्कोनेक्स का बना होता है, या एल्कोनेक्स का बना होता है, या एल्कोनेक्स का बना होता है। कहते हैं स्टील का बना होता है, एल्निको का बना होता है, एल्कोनेक्स का बना होता है। अगर हम अस्थाई चुंबक की बात करें तो अस्थाई चुंबक का एग्जांपल होता है सर ये नरम लोहे का बना होता है, ये नरम लोहे का बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। और विद्युत चुंबक भी अस्थाई चुंबक में आता है। जो विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय गुण होगा, अब विद्युत धारा नहीं देंगे तो चुंबकीय गुण नहीं होगा। जल्दी से लिख लो। एक होता है अस्थाई चुंबक स्टील या एल्निको या एल्कोनेक्स का होता है, और अस्थाई चुंबक नरम लोहे या विद्युत चुंबक का होता है। नरम लोहे या विद्युत चुंबक, अस्थाई चुंबक स्टील या एल्निको या एल्कोनेक्स का, और अस्थाई चुंबक नरम लोहा या विद्युत चुंबक। नरम लोहा या विद्युत चुंबक, नरम लोहा या विद्युत चुंबक, नरम लोहा या विद्युत चुंबक। अस्थाई चुंबक बनाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा सर एकदम आराम से नरम लोहा। अस्थाई चुंबक स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स का, और अस्थाई चुंबक नरम लोहा या विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को हाईलाइट कर लेना, विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक है, 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 विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक है।
एक चीज और तुमको देगा कि अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज और तुमको क्या देगा, चला तुमको देगा कि बताइए कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक, इसका सवाल जब देवे करता है अधिकतर, लेकिन अब तुम्हारे सेट में देगा कि नहीं पता, लेकिन सर इसका सवाल जरूर देता है। प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और एक और होता है जनाब, और वो होता है लोह चुंबक। अगर तुम पढ़ा होगा चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, एक होता है लोह चुंबक। अब प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। इसको सर कभी कभी इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है, इंग्लिश को हिंदी में लिख जाता है डाई मैग्नेट, एक होता है पारा मैग्नेट, पारा मैग्नेट, और एक होता है फेरो मैग्नेट, एक होता है सर फेरो मैग्नेट। अब देखो इसका एग्जांपल कैसे पकड़ोगे, तुमको कुछ भी दे देगा, इसके एग्जांपल सर खूब पूछे जाते हैं, तुमको क्वेश्चन दे देगा कुछ भी और कहेगा बताओ ये कौन सा प्रकार का चुंबक है। जैसे तुमको दे देगा, मान लो दे देगा कॉपर बताओ किस प्रकार का चुंबक है, या दे देगा अल्युमिनियम बताओ किस प्रकार का चुंबक है, प्रतिचुंबक है, अनुचुंबक है, लोह चुंबक है, पारामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। इसमें इंग्लिश में जब लिखल रहता है तुमको बड़ा डाउट होता है डाई और पारा में, तो ये जान लो कि पहले प्रतिचुंबक होता है तो पहले डी होता है बाद में पी होता है। फेरो में कोई डाउट नहीं होता, फेरो लोह चुंबक है, हमको भी डाउट होता था जब हम पढ़ते थे। तो तुमको क्या करना है, पहले डी होता है बाद में पी होता है, तो पहले डाईमैग्नेटिक फिर पारामैग्नेटिक, पहले प्रतिचुंबक फिर अनुचुंबक। अब देखो यही सब छोटा छोटा डाउट है ना, चला जो एग्जाम हॉल में तेरा इतना गला दबाएगा कि तू जी नहीं पाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि सारे टीचर की जवाबदेही है अभी कि जितने भी डाउट्स हैं वो बच्चों की क्लियर करें बोर्ड पर आके, और जहां जहां बच्चे फंसते हैं वहां वहां उनको बताएं कि यहाँ आप फंसिएगा नहीं। लेकिन उसके लिए सर एक क्लोज एनालाइजेशन की जरूरत है। कहते हैं ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा हो, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा हो वो अनुचुंबक है। अभी के बाद तुम इसके सारे सवाल बना पाओगे, कुछ भी पूछ देगा ना, कहेगा बताओ सोडियम क्या है, बताओ कॉपर क्या है, बताओ सोना क्या है, बताओ चांदी क्या है, कुछ भी पूछ देगा तुम आंसर बना पाओगे कि प्रतिचुंबक है कि अनुचुंबक है कि लोह चुंबक। एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावना है। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा हो अनुचुंबक। उसके बाद आ जाओ आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक, देखो इतने तुम याद करो और किसी के भी सवाल को तुम बना दोगे आराम से। कैसे, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। अब तुमको एग्जांपल्स अगर दिया जाता है, मान लेते तुमको एग्जांपल दिया जाता है कि बताओ ये क्या है, एग्जांपल में तुमको दे देगा जल। तुम क्या करो, जल से ये पूछो क्या तुम ऑक्सीजन हो, ये कहेगा हम नहीं है, तो कहेगा तुम्हारे अंत में मौ लगा हुआ है, तो कहेगा नहीं है हम तो जल है, हमारे अंत में मौ कहां लगल है, तो कहेगा कि बताओ तब तुम आयरन, निकेल, कोबाल्ट हो गया, तो ये कहेगा नहीं है। इसका मतलब तुम समझ लेना कि बाद बाकी में आ गया, इसका मतलब ये प्रतिचुंबक। इसके सारे सवाल को आप बना जाइए, आपसे सवाल बन जाएंगे। जैसे तुमको दे देता है मान लो कि अल्युमिनियम, तो तुम कहना ए अल्युमिनियम, तोरा में मोल ऑक्सीजन है क्या तुम, तो कहेगा ये नहीं, तो कहेंगे तुम्हारे अंत में मौ लगल है क्या, तो कहेगा हाँ, तो हम कहेंगे तू अनुचुंबक। अगर तुमको क्वेश्चन देता है कि बताओ कॉपर, तो कहेंगे एक कॉपर, तो एक कॉपर तू ऑक्सीजन है क्या, तो कहेगा नहीं, तो कहेंगे तुम्हारे अंत में मौ लगल, तो ये मत समझना क्यूप्रम, अपने मन से नाम ने चेंज कर देना है, कॉपर कॉपर है, तो कहेंगे मौ लगल है क्या, तो कहेंगे नहीं, तो कहेगा आयरन, निकेल, कोबाल्ट है क्या तू, कहेगा नहीं, तो इसका मतलब कहेंगे बाद बाकी में है, इसका मतलब तुम प्रतिचुंबक। फिर अगर आते हैं अगर हम आते हैं मान लो कि आयरन पे, तो आयरन को पूछेंगे बता तू ऑक्सीजन है क्या, तो कहेंगे नहीं है, कहेंगे तेरे अंत में मौ लगल है क्या, तो कहेगा नहीं है, तो कहेंगे कर मतलब तू आयरन, निकेल, कोबाल्ट है क्या, कहेंगे हाँ हाँ हम आयरन तो हैं, तो कहना अच्छा तब तू लोह चुंबक है, क्योंकि आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक है। इस आधार पे आप इसके लगभग सारे सवाल एग्जाम्स के बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए जल्दी से लिख लीजिए, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा है अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा है
अनुचुंबक आयरन निकल कोबाल्ट लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। अब आ जाइए सर यहाँ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को अस्थायी चुंबक कहते हैं? तो सब बना देगा, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बता क्या होगा? अच्छा, अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते, इसका मतलब अस्थायी चुंबक नरम लोहा। अगला क्वेश्चन, 12 वोल्ट के विभवांतर। सर 2 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है जो बोर्ड रिपीटेडली पूछ रहा है, वो है ये। एक तो पूछ रहा है E बराबर F बाई क्यू पर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ रहा है, और V बराबर W बाई क्यू पे। यहां से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं जो तुमको बना जाना है। E बराबर F बाई क्यू। E क्या है सर? E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। F क्या है सर? तो F कहेंगे बल है। Q क्या है सर? तो Q आवेश है, Q आवेश है। और यहां आओगे V क्या है सर? तो V विभव है, V विभव है। W क्या है? W कार्य है। Q क्या है सर? तो आवेश है। Q क्या है सर? आवेश है। जल्दी से लिख लीजिए, इस पर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जब आप सेट बनाओगे। तो आप पता नहीं आगे भी पूछना चाहिए जैसा कि सेट में पहले पूछा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, प्यार भरा प्रणाम है सर। भारत की धरती से सत सत नमन। जी जनाब। कहते हैं आजकल कुछ कुछ लड़कों सब ना लड़की वाला आईडी बना बना के, अरे शर्म नहीं आता है रे, ठीक गंदा लड़का है। कहते हैं E बराबर F बाई क्यू, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E है, F बल है, Q आवेश है। V बराबर W बाई क्यू, V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है। V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है। जल्दी से लिख लीजिए सर। देखिए E बराबर F बाई क्यू, E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है, Q आवेश है। V बराबर W बाई क्यू, V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है। हो गया? हो गया? अब देखो, इस पर सवाल तुमको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तुम कुछ मत करो, 12 वोल्ट का विभवांतर है, यानी V बराबर हो गया 12 वोल्ट। होने वाले बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, तो किया गया कार्य यानी W दे दिया तुमको 36 जूल। उन बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत आवेश का मान क्या होगा? Q का मान बताओ क्या होगा? Q बराबर वाट, तुमको पता है। V बराबर W बाई क्यू लगा देंगे, V बराबर W बाई क्यू लगा देंगे। हमको Q चाहिए, Q बराबर W बाई V हो जाएगा। W बाई V कर दो, W का मान है 36, V का मान है 12, यानी 36 बटा 12 इज इक्वल टू 3 कूलम इज द आंसर। आंसर आंसर डायरेक्ट इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू। खट से लगाओगे फट से आंसर आ जाए। मैं सारे वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी तुमको इसी में करवा दे रहा हूं। चला जो जो पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू। आ जाए इधर, V बराबर E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। इसको एकदम देख लेना है। अगला कहता वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, चला यहां से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। एक अगर जब भी न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है तो मिरर से क्वेश्चन पूछता है, मिरर से एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसको सर एकदम आराम से बना जाना है। तुमको पता है दर्पण सूत्र क्या है? तुमको पता है भाई मेरे दर्पण सूत्र क्या है? नहीं पता है तो मामला गड़बड़ है। 1 बाई V प्लस 1 बाई U बराबर 1 बाई F। को नहीं जानता है जग में कि दर्पण सूत्र 1 बाई V प्लस 1 बाई U बराबर 1 बाई F होता है। कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, जैसे 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को दिया, F बराबर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सर इस साइड फोकस होता है तो माइनस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, U हमेशा निगेटिव होता है, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? V बराबर वाट, प्रतिबिंब दूरी मांग रहा है। हमेशा ये ध्यान रखना चला, U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो कि लेंस हो। U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। जानू 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 जानू, U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो कि लेंस हो। U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। ये प्रॉपरली ध्यान रखना।
और अवतल दर्पण होगा तो U का मान इस साइड होगा, F का मान निगेटिव हो जाएगा। यही उत्तल दर्पण, ये अवतल में, और उत्तल में अगर आते हो तो उत्तल में अगर तुम आते हो तो उत्तल में F इस साइड होता है, F पॉजिटिव हो जाता है। दर्पण में भी और लेंस में भी F का मान निगेटिव होता है। अवतल दर्पण अवतल लेंस में F का मान निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में F का मान पॉजिटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस F का मान पॉजिटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस F का मान पॉजिटिव, अवतल दर्पण अवतल लेंस F का मान निगेटिव। U हमेशा निगेटिव होता है, इतने जान लो, चिन्ह परिपाटी तो हर सवाल बन जाएगा। अवतल दर्पण अवतल लेंस F का मान निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस F का मान पॉजिटिव है, U हमेशा निगेटिव होता है, इतने जान लो, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब जस्ट पुट एंड गेट द रिजल्ट। जल्दी से सर पुट कर दीजिए और गेट द रिजल्ट कर लीजिए। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। f का मान कितना है, तो f का मान है -20, माइनस ऑफ 1/u, ये हो जाएगा -30। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए सर क्या हो जाएगा, आंसर बताओ क्या आ रहा है रे। ए की भी किसी ये अनाधुन टिपटिपा दिया है, मतलब ये ए आएगा, v बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आंसर। एक सवाल यहां से रहता है, तुमको कुछ नहीं करना है। अवतल दर्पण अवतल लेंस F का मान निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस F का मान पॉजिटिव, U हमेशा निगेटिव होता है, U हमेशा निगेटिव होता है, U हमेशा निगेटिव होता है, U हमेशा निगेटिव होता है। तेरी मोहब्बत में अने तब लिख लो, कहे कि तोरे लास्ट टाइम में लिखल नहीं जाएगा, हम तोरे लिखिए देते हैं। रुक, चिन्ह परिपाटी के में इतने चीज याद रखना तो हर काम हो जाएगा। हो गया। देखो चला, हम थोड़ा बताते हैं क्या करना है। यू ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज, चाहे वो ऑलवेज निगेटिव, चाहे वो दर्पण हो कि लेंस हो, यू ऑलवेज निगेटिव होगा। और अगर हम अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण और अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल दर्पण अवतल लेंस में सर, अवतल दर्पण अवतल लेंस की अगर हम बात करें, ये अवतल दर्पण है, इसका 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 एफ इस साइड होता है, ये ओरिजिन है, इससे इधर हो गया, यानी एक्स एक्सिस पर इस साइड हो गया, तो इस साइड हो गया, तो इसके एफ निगेटिव होते हैं। और अगर अवतल दर्पण अवतल लेंस की भी बात करोगे सर जी, अवतल लेंस की भी बात करोगे, तो अवतल लेंस ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर एफ होता है और यहाँ पर एफ होता है, तो इसके भी एफ निगेटिव होते हैं। ये को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अवतल दर्पण अवतल लेंस में निगेटिव होता है, तो उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में पॉजिटिव होगा, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में पॉजिटिव होगा। ये खटाक से क्वेश्चन बनाने के लिए यू का मान निगेटिव होता है, यू का मान निगेटिव होता है, यू का मान निगेटिव होता है, यू का मान निगेटिव होता है। सर भी हमेशा 99% केसेस में भी का मान निकालने कहता है, 99% केसेस में जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं वहां भी का मान निकालने कहता है। खट से निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हो गया। ये शादी शादी कौन लिख रहा है, फिकर बिया हो गया। सर जी मेरा भी नाम लीजिए। सोनू कुमार, मोनू कुमार, अस्मिता कुमारी, सुमित कुमार, अमित कुमार, चौधरी कुमार, अमर कुमार, पियांशु कुमार, जिक्सु कुमार, ढेसु कुमार। हो गया। यू का मान ऑलवेज निगेटिव होगा। अवतल दर्पण अवतल लेंस, एफ का मान निगेटिव, एफ का मान निगेटिव। हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए 20 सेंटीमीटर, ई तो बन गया, चला आंसर हो गया 60 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह घटना साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, बता क्या हो जाएगा आंसर। सर देखिए, ये घटना साबित करती हुई जो घटना है, इससे क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है, दैट इज, इसको हम कहते हैं ध्रुवीकरण। इसको गुरुजी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं ध्रुवीकरण। इसका इंग्लिश होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण का इंग्लिश होता है सर पोलराइजेशन। ये क्या है सर, ये कहते हैं ध्वनि को किसी तरंग को निश्चित दिशा में भेज देना ध्रुवीकरण कहलाता है। अगर आप कहिएगा सर इसका इंग्लिश को हम हटा देते हैं यहां से और यहीं पर लिख देते हैं कि तरंग को निश्चित दिशा में भेज देना, तरंग को निश्चित दिशा में भेजना, निश्चित 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 निश्चित, तरंग को निश्चित, एकदम आराम से समझना, निश्चित दिशा में भेजना, निश्चित दिशा में भेजना, निश्चित दिशा में भेजना। यहां से क्वेश्चंस रहते हैं, तो कहते हैं तरंग को निश्चित दिशा में भेजना ध्रुवीकरण कहलाता है। तरंग को निश्चित दिशा में भेज देना ध्रुवीकरण, तरंग को निश्चित दिशा में भेज देना
ध्रुवीकरण कहलाता है। तो आप गौर से देखिएगा सर, अगर हम यहां आते हैं तो ध्वनि तरंग को निश्चित दिशा में नहीं भेज सकते, यानी ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है लगभग हवा में, तो अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप उसको निश्चित दिशा में स्पीकर लगा के आप कहोगे खाली अलाउद्दीन के घर तरफ जाना और जलालुद्दीन की तरफ नहीं जाना, ये संभव नहीं है। अलाउद्दीन की तरफ भी जाएगा, जलालुद्दीन की तरफ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको निश्चित दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता। तो कहते हैं ध्व से ध्वनि, ध्व से ध्रुवन की घटना नहीं होती, ध्रुवन की घटना नहीं होती, ध्रुवन की घटना नहीं होती, नहीं होती। और सर इधर जब आते हैं तो ये प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग या इसी को हम अनुप्रस्थ तरंग भी कह सकते हैं। प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है, ध्रुवन की घटना होती है, ध्रुवन की घटना होती है, ध्रुवन की घटना, ध्रुवन की घटना होती है, ध्रुवन की घटना होती है। जल्दी से लिख लो। कहते हैं ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग ध्रुवन की घटना नहीं होती, नहीं होता। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग, जिधर मारोगे टॉर्च उधर ही जाएगा, दूसरे तरफ नहीं जाएगा। अगर जिधर चाहेंगे मोड़ने के लिए तरंग को निश्चित दिशा में, जिधर चाहेंगे प्रकाश को मोड़ने के लिए उधर मोड़ा जा सकता है। आप टॉर्च लेके इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगा। तो कहते हैं प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवन की घटना होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवन की घटना होती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग ध्रुवन की घटना नहीं होती। तो हमको ही बताइए हमारे और जानवर में क्या डिफरेंस है? हमारे पास बुद्धि है, उसके पास बुद्धि नहीं है। तो सर इसका मतलब बुद्धि के आधार पर ही सर हम दोनों में अंतर किया जा सकता है। तो सर सभी घटनाएं दोनों में कॉमन है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन सब दोनों में कॉमन है, ध्वनि और प्रकाश दोनों में। लेकिन ये घटना ध्वनि में नहीं होती, प्रकाश में होती है। तो कहते हैं भैया बुद्धि के आधार पर ही दोनों में अंतर किया जाता है कि हम आदमी है और वो जानवर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ध्रुवन की घटना के द्वारा दोनों में अंतर किया जाता है, ध्वनि और प्रकाश में, ध्वनि और प्रकाश में। तो कहते हैं भैया ध्रुवन की घटना के द्वारा ही प्रकाश को जज किया जा सकता है कि ये प्रकाश है और ये ध्वनि है, क्योंकि एक में होता है, नहीं होता है, और एक में होता है। जल्दी से लिख लीजिए। हो राजा लिखा हो गया, हो गया। ध्रुवीकरण, तरंग निश्चित दिशा में भेजना, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आ जाइए सर इधर। कहते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना। अनुप्रस्थ तरंग है, ये साबित करती हुई एकमात्र घटना है, वो है ध्रुवीकरण। हस्तक्षेप कोई घटना नहीं है, प्रकाश का फैलना कोई घटना नहीं है, विसरण कोई घटना नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? चला रे, ये तुमको इतने पूछेगा, या तो विद्युत चुंबकीय तरंग पूछेगा या नहीं तो तुमको बय आनी पिनाला पूछेगा, दो में से एक पूछेगा। या तो गाय पौधरी और सूर्यदीप पूछेगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो दीर्घ। या नहीं तो बय आनी पिनाला पूछेगा, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो तुम गौर से जब देखोगे इधर से इधर जाने पर, ये इधर से इधर तुम एरो लेके जा सकते हो, इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ता है, तरंगदैर्ध्य बढ़ता, तरंगदैर्ध्य बढ़ता, तरंगदैर्ध्य बढ़ता। अब बाद बाकी कुछ भी कहेगा ना, बाद बाकी आवृत्ति ऊर्जा कुछ भी कहेगा ना, बाद बाकी कुछ भी कहेगा, आवृत्ति या ऊर्जा, आवृत्ति या ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा, तो कहेंगे घटता। इसको जल्दी से लिख लो। इतना में तुम्हारा 40 से 50 क्वेश्चन तो और बन जाएगा। हम थोड़ा सिखा देते हैं कैसे। कहते हैं गाय पौधरी और सूर्यदीप, इसको याद रखना, गाय पौधरी और सूर्यदीप, गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो दीर्घ। इधर आओगे बय आन नहीं पिनाला, 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 गा ए पौधरी और सूर्यदीप, गा ए पौधरी और सूर्यदीप, बय आन नहीं पिनाला, बय आन नहीं पिनाला, बय आन नहीं पिनाला। जल्दी से लिख लो। लिखे, तरंगदैर्ध्य बढ़ता बाद बाकी घटता, तरंगदैर्ध्य बढ़ता बाद बाकी घटता, तरंगदैर्ध्य बढ़ता बाद बाकी घटता। हो गया? हो गया। तो देखो निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सर गौर से देखिएगा, इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, इसका मतलब इधर वाले का सबसे कम होगा। इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, इसका मतलब ये 2 होगा, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, तब ना सर बढ़ेगा। इसका मतलब इधर वाले का सबसे कम होगा। देखो गामा है क्या ऑप्शन में? है, ये है, आंसर मार दो डी। गामा नहीं रहता तो एक्स मारते, एक्स नहीं रहता तो पराबैंगनी मारते, पराबैंगनी रहता तो दृश्य मारते। जो ऑप्शन में रहेगा वो आंसर मार देंगे।
अगर गामा है तो यहां गामा मार देंगे, क्योंकि इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, इधर वाले का सबसे ज्यादा होगा, इधर वाले का सबसे कम होगा। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा कहेगा आवृत्ति, तो कहेंगे इधर से इधर जाने पर घटता है, इसका मतलब इधर इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी तब ना सर घटेगा। आंसर बता क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। इससे तुम सारे क्वेश्चंस बना सकते हो आवृत्ति और ऊर्जा के। खाली तुम याद रखो गाय पौधरी और सूर्यदीप वह आ नहीं पिनाला, वह आ नहीं पिनाला। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? दैट इज गामा किरण। हो गया। अगला कहते हैं सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरण क्या है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरण की अगर बात करेगा तो सूर्य सर दो प्रकार की किरणें छोड़ता है, एक अवरक्त और दूसरा पराबैंगनी। ये पूरा का पूरा मामला हम क्लियर करते हैं। इस बार ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन पूछा था दरोगा में भी। तो कहते हैं सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या है? तो सूर्य दो प्रकार की किरण छोड़ता है, एक अवरक्त दूसरा पराबैंगनी। ये पराबैंगनी जो है ना ये हानिकारक है, पराबैंगनी हानिकारक है, इसमें सब लगभग इसमें मार ही देगा पराबैंगनी। और ये जो है पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? ओजोन परत, तुम भी जानता है। और ये जो अवरक्त किरण है ये पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी पहुंच पाता है। तो ये हमारे लिए लाभदायक किरण है, लाभदायक किरण है, लाभदायक किरण है, लाभदायक किरण है। कौन? अवरक्त